जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित एकेडमी में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपसे सबसे निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए तो यह वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है ही, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से। लेकिन एक आम नागरिक के लिए भी वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी क्या है, वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ जो वीडियो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है कि जो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है और किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का जो कर्म रहा है, विकास का जो कर्म रहा है, किस प्रकार से कब बना है, स्थापित कब हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किस प्रकार से जो चीज़ें हैं होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ अनुच्छेद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो आम नागरिक होता है उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानना चाहिए कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है। तो यदि आम नागरिक जो तैयारी जो नहीं करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्या है, वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर भारत के न्याय जो पालिका है, जो भारत में न्यायपालिका है, इस प्रकार से है। एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होते हैं, फिर इस प्रकार से क्या होता है, जिले एवं सत्र न्यायालय होते हैं। जिला क्या है, एवं सत्र न्यायालय होता है, या जिला न्यायालय होता है, या सत्र न्यायालय होता है। फिर मुंसिफ न्यायालय होता है और न्याय पंचायत होती है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक है और वह नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय एक ही है दोस्तों, वह नई दिल्ली में स्थित है। और जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है देश में। और यदि प्रत्येक जिले में क्या है, एक जिला न्यायालय होगा और मुंसिफ न्यायालय होगा। प्रत्येक जिले में एक मुंसिफ न्यायालय भी होता है। और ग्राम स्तर की बात की जाए तो न्याय पंचायत होता है। इस प्रकार से दोस्तों, यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो भारत में जो न्यायपालिका की जो संरचना है दोस्तों, पिरामिड के समान है। पिरामिड के समान है। पिरामिड के समान क्यों है? क्योंकि पहले सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय आते हैं, फिर उच्च न्यायालय के नीचे जो आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं, फिर उनके नीचे जो जिला एवं सत्र न्यायालय के जो नीचे आते हैं मुंसिफ न्यायालय आता है। मुंसिफ न्यायालय के अंतर्गत फिर न्याय पंचायत आता है। तो इस प्रकार से क्या, एक पिरामिड के समान है। जो बच्चे एग्जाम की दृष्टि से जो तैयारी कर रहे हैं, यदि कभी पूछ लिया गया आपसे कि भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है किस प्रकार से, तो पिरामिड के समान है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं बता चुका हूँ आप सभी को, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है तथा उच्च न्यायालयों के नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय हैं दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय इनको कहा जाता है। जैसे जिला सत्र न्यायालय हो गया, मुंसिफ न्यायालय हो गया, न्याय पंचायत, इनको क्या है, अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। जो उच्च न्यायालय के अधीन उनके उसके क्या है, नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये जो सभी न्यायालय होते हैं दोस्तों, जो जो क्या होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, क्या है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कार्य करते हैं। दोस्तों, यदि बात की जाए 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट क्या है अस्तित्व में आया था। और इसमें क्या है, इससे पूर्व क्या है, 1937 से 50 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। यानी दोस्तों, इससे पहले क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय से पहले क्या है, देश की सबसे बड़ी जो संस्था थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी न्यायिक संस्था थी दोस्तों। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, सबसे बड़ी न्यायिक संस्था थी। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो यह जो है किस नाम से, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में क्या है, यह कार्यरत था दोस्तों, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। और उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ था। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है संसद भवन परिसर में क्या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ था। वर्ष 1958 तक यह वहीं पर कार्यरत था। तो अगर संसद जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, इसकी अगर बात की जाए अस्तित्व में कब आया, तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो इस प्रकार से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में क्या है, पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से वहाँ पर कार्यरत था। जो उच्चतम न्यायालय है, यह हम जो सर्वोच्च न्यायिक जो संस्था थी हमारे देश की, भारत की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी, वो किस नाम से पहले कार्यरत थी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कार्यरत थी। बाद में यही संस्था क्या है,
सर्वोच्च न्यायालय बन गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से यह वीडियो क्या है बड़ी महत्वपूर्ण है और आप ध्यान से इसको देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के यदि जो गठन है वो इस प्रकार से हुआ है। संविधान के जो अनुच्छेद है 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दोस्तों भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। और अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो या किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में क्या उसका वर्णन किया गया है। यदि मूल संविधान की बात की जाए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 फर्स्ट में कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या थी 8 निर्धारित की गई थी। दोस्तों यदि मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या थी कुल 8 निर्धारित की गई थी। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 8 निर्धारित की गई थी। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्रदान किया है। दोस्तों यदि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या संविधान ने क्या है इनका जो जैसे कि क्षेत्राधिकार हो गया और न्यायाधीशों का वेतन हो गया, सेवा एवं शर्तें निर्धारित करने का जो अधिकार है ये संसद को प्रदान किया गया है। या न्यायाधीशों की संख्या हो गई है, अगर इसमें बढ़ोतरी करनी है तो ये भी अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। दोस्तों संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। दोस्तों संसद ने क्या है इस अधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। दोस्तों यदि अगर 1950 की बात की जाए तो 1950 में संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी, यानी एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1950 में मूल संविधान में क्या है जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी दोस्तों। उसके बाद 1956 में जो न्यायाधीशों की जो संख्या हो गई थी 11 हो गई थी। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 10 अन्य न्यायाधीश थे। अगर 1960 की बात की जाए दोस्तों तो 1960 में भी इसमें बढ़ोतरी हो गई थी। 14 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या थी। इनमें से एक क्या होता था 14 क्या है न्यायाधीश थे। इनमें से क्या एक मुख्य न्यायाधीश था और 13 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों 1960 की बात यदि की जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 13 क्या है अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल हो गए 14। यदि 1977 की बात की जाए दोस्तों तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 17 क्या थे अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल संख्या हो गई 18। यदि 1986 की बात की जाए दोस्तों तो इस समय भी बढ़ोतरी हुई है। एक मुख्य न्यायाधीश था और 25 क्या थे अन्य न्यायाधीश थे, तो टोटल संख्या हुई 26। अगर 2009 की बात की जाए दोस्तों तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 30 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल संख्या हो गई 31। दोस्तों वर्तमान में 31 क्या है न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में। यदि पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 31 है दोस्तों। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जो 30 होंगे वो अन्य क्या होंगे न्यायाधीश होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों 2009 में संख्या बढ़ा दी गई थी, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश करके टोटल 31 संख्या हो गई थी न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों यदि हम न्यायाधीशों की जो अर्हताएँ होती हैं जो या क्वालिफिकेशन ऑफ जज यानी न्यायाधीशों की जो अर्हताएँ या क्वालिफिकेशन के बारे में यदि जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों, तो अनुच्छेद 124(3) में क्या है दोस्तों इसका वर्णन किया गया है कि जो न्यायाधीशों की जो अर्हताएँ यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक न्यायाधीश बनने के लिए, तो अनुच्छेद 124(3) में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार क्या है, केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो निम्नलिखित क्या योग्यताएं रखता हो। प्रथम है दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो दोस्तों, यानी जज रहा हो। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का क्या लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक क्या न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का क्या लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी वकील रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या प्रसिद्ध विधिवेता हो दोस्तों।
विधिवेता यानी कानून का जानकार। इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या प्रसिद्ध विधिवेता होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए, और तभी जाके क्या हो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के क्या न्यायाधीश बन सकता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश की यदि नियुक्ति की बात की जाए तो इस प्रकार से होगी दोस्तों। अनुच्छेद 124 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। अगर बात की जाए अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता को ध्यान में रखता है। दोस्तों यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो वह इसी न्यायालय के क्या है अन्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता को क्या ध्यान में रखता है। पहले वरिष्ठता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु विधि आयोग की जो 80वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि न्यायाधीशों की क्या है नियुक्ति के समय वरिष्ठता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों हम अब इस वीडियो के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और आप यदि नोट करना चाहेंगे तो आप नोट भी क्या है कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप नोट निकाल के और इसे क्या नोट भी कर सकते हैं। पहला जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर बात की जाए सर्वोच्च जो न्यायालय है वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है दोस्तों। और अनुच्छेद 124 से 47 तक क्या है सर्वोच्च न्यायालय का क्या वर्णन किया गया है या प्रावधान किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 124 से 147 तक किस चीज़ का वर्णन मिलता है या प्रावधान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 124 में क्या है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 124 में क्या है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो अनुच्छेद 126 के तहत क्या है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 126 के तहत क्या है दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। यदि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी अनुपस्थिति में क्या है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 127 में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत क्या है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। दोस्तों अगर कभी पूछ लिया गया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 127 के तहत किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 128 के तहत क्या है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर कभी प्रश्न आ गया कि किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत क्या है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता, तो अनुच्छेद क्या है 128 है दोस्तों। यानी जो मुख्य न्यायाधीश क्या है या जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी अपने पद से क्या उन्होंने रिटायर ले लिया है, तो उनको भी क्या है फिर क्या है दोबारा से 128 के अनुच्छेद 128 के तहत क्या है न्यायालय की बैठकों में क्या उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 के तहत दोस्तों उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। यानी वह कौन सा आर्टिकल है जो उच्चतम न्यायालय को क्या अभिलेख न्यायालय घोषित करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 129 है। अगर कभी सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया कि आपका जो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है अनुच्छेद 129, इसके तहत क्या है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है दोस्तों। यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अनुच्छेद 130 के तहत क्या है उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने का मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 130 में जो है मुख्य न्यायाधीश की शक्ति की बात की गई है और जो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है दोस्तों उसको निर्धारित करने की उसमें बात की गई दोस्तों। तो अनुच्छेद 130 में यदि पूछा जाए तो शक्ति की बात की गई, मुख्य न्यायाधीश की शक्ति की दोस्तों इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 131 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का क्या है
विवरण है दोस्तों अनुच्छेद 131 में। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 131 के तहत है दोस्तों। अगर पूछ लिया गया अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है, तो अनुच्छेद 136 में। एक अनुच्छेद 136 में क्या है, अपील के लिए क्या है, उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति है, यानी अपील कर सकता है व्यक्ति उच्च सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, अपील कर सकता है। तो अपील के लिए क्या विशेष जो अनुमति है वो अनुच्छेद 136 के तहत है सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों। अनुच्छेद 137 के तहत क्या है, उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय की क्या है, अपने निर्णयों के क्या पुनर्विचार की शक्ति के बारे में क्या उल्लेख है अनुच्छेद 137 में। दोस्तों यदि क्या है सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि क्या मुझे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, तो क्या है अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 141 में 141 के अनुसार क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, यानी जो नियम या कानून जो क्या है सर्वोच्च न्यायालय ने बना दिया जाएगा या बनाए जाएंगे, वो क्या है सभी न्यायालयों को क्या बाध्यकारी होगी और मतलब मानना होगा दोस्तों। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अगर अनुच्छेद 143 की बात की जाए दोस्तों, तो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का जो वर्णन है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 143 में यह क्या है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 145 की बात की जाए, तो 145 के तहत क्या है, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की क्या है कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की जो कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को क्या है विनियमित करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो 145 है। अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 146 की बात की जाए, तो इसमें उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, और आप यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और इस प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो भी नियम कानून जो बनाएंगे वो क्या है सबको पालन इसका करना होगा दोस्तों। अगर जैसे कि तदर्थ न्यायाधीश इसमें आया था दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश की यदि बात की जाए, इनको अपॉइंटमेंट एड HOC जस्टिस कहा जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एड HOC जस्टिस, यानी संविधान के अनुच्छेद 127 के तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान किया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए गणपूर्ति ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश क्या है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है दोस्तों। यदि क्या है सर्वोच्च न्यायालय में क्या सत्र चल रहा हो और या अथवा चालू रखने के लिए क्या गणपूर्ति ना हो, यानी जो जितनी उन्हें सदस्य संख्या चाहिए होती है यदि वहाँ ना हो, तो फिर क्या है मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति की क्या है पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो दोस्तों। इस नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये तदर्थ न्यायाधीश। अगर कभी पूछ लिया गया तो एक अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन है। और यदि क्या है सर्वोच्च न्यायालय में क्या है जो इस प्रकार से सत्र आयोजित किया जाता है, सेशन जो आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होती है गणपूर्ति जो होते हैं वो कम पड़ जाती है, गणपूर्ति जो संख्या होती है वो कम पड़ जाती है। इसलिए क्या मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों। और तदर्थ जो न्यायाधीश है दोस्तों, इसका जो
इसकी नियुक्ति से जो संबंधित प्रावधान है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कहाँ से है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपने जो अंत तक देखी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।